गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो, जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे उनको पता है कि आज हम लोधी वंश को कंप्लीट कर देंगे, मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री लगभग आधी हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसके बाद मुग़ल बचता है। वैसे तो मुग़ल की क्लास काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करने के बाद कि हमने आधी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने ना आपको सैयद वंश तक पढ़ा दिया था। सैयद वंश में तो कुछ नहीं है, आखिर राजा बस अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। उसकी हत्या किसने कर दी? बहलोल लोदी ने। ठीक है, सैयद वंश का जो आखिरी राजा था कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या किसने कर दी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने। ठीक है, इसकी कर दी हत्या। तो अब पता चल रहा है कि मतलब वंश चेंज होगा, तो कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? लोधी वंश की। ठीक है, तो हमें लोधी वंश को पढ़ना है, जो कि सल्तनत काल का आखिरी वंश है, लोधी वंश। ठीक है ना, इसको तो रेस कर देते हैं, लोधी वंश। लोधी वंश। ठीक है ना, लोधी वंश जो चला, देखो सैयद वंश कब खत्म हुआ था? 1451 में। तो 1451 से स्टार्ट होगा, 1451 से 1526। 1526 में बाबर आ जाएगा, है ना। 1451 से 1526 तक चलाए। अब ये जो लोधी वंश था, इसके संस्थापक तो आपको पता चलेगा कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। ये जो बहलोल लोदी था, ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छा शासक था, और ये लोगों को ज़रूरत से भी ज़्यादा इज्जत देता था। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत कैसे? मतलब जैसे कि शासक था, है ना, इतना बड़ा राजा था, तो अगर कोई भी आता है ना, कोई भी इसके दरबार में आता है तो उनकी रेस्पेक्ट में ही खड़ा हो जाता था। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि अगर राजा ने एंट्री की है तो सारे दरबारी खड़े हो जाते हैं, और राजा के बैठने से पहले वो नहीं बैठते, है ना, नॉर्मली। लेकिन ये जब अपने दरबार में भी सिंहासन पर होता था, तो अगर कोई भी इसके दरबार में आ रहा है तो ये उनकी रेस्पेक्ट खुद खड़ा हो जाता था। ठीक है ना, ऐसा था बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जो था, इसने कभी भी मतलब खुद को सुल्तान नहीं बनाया, मतलब कि ये वाला रोब, है ना, ये वाला रोब कभी नहीं दिखाया सुल्तान वाला। इसने खुद को बोला रैयत आला। क्या बोला? रैयत आला। आला मतलब कि कहते नहीं, बहुत आला दर्जे का, मतलब ग्रेट, है ना, औरों में सबसे अच्छा, मतलब बाकी सब चीज़ों में अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? आला। उर्दू का वर्ड है। ठीक है ना, तो बहलोल लोदी ने किसकी उपाधि धारण करी? रैयत आला। रैयत मतलब किसान लोग, रैयत आला, किसानों में ग्रेट, किसानों में आला। ठीक है, रैयत आला की उपाधि धारण करी। बहलोल लोदी ने एक काम किया जिससे मतलब जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि बहलोल लोदी ने सिक्का चलाया, उसका नाम है बहलोली सिक्का। इसे तो याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं के नाम पर था। कौन सा सिक्का? बहलोली सिक्का। कौन सिक्का चलाया? बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। ये जो बहलोली सिक्का था, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक चला, मतलब कि अकबर के टाइम तक ही चला कंटिन्यू। क्योंकि अब ये लोधी वंश तो चल रहा है, बहलोल लोदी के बाद अगला शासक बनेगा सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, फिर लोधी वंश खत्म, मुगल स्टार्ट हो जाएगा। मुगल में पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। सोचो कितना लंबा टाइम पीरियड तक कंटिन्यू चला ये वाला सिक्का। ठीक है, तो बहलोली सिक्का काफ़ी लंबे टाइम तक चला। इससे पहले आपने सल्तनत काल में 2 सिक्के पढ़े हैं, ठीक है ना, मैंने पढ़ा है, तो कमेंट में करके बताना जिसको पता है। 2 सिक्के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इल्तुतमिश ने चलाए थे। क्लियर? तो ये हो गया बहलोल लोदी के बारे में। अब अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था, इसने आगरा शहर की स्थापना करी, और ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना कब की? 1504 ईस्वी में।
आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने एक मतलब ज़मीन को नापने के लिए, मतलब भूमि की पैमाइश के लिए एक अलग से यूनिट बनाई। यूनिट मतलब जैसे कि हम एरिया है ना, एरिया को हम किस में नापते हैं, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, फिर डिस्टेंस हो गया, किलोमीटर में हो गया। उसी तरह से इसने भूमि की पैमाइश के लिए एक यूनिट बनाई, उसको बोलते थे गज, गजे सिकंदरी। भूमि पैमाइश के लिए क्या बनाया, गजे सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी, गज सिकंदरी। चलो अब तो थोड़ी बहुत राइटिंग ठीक होती जा रही है मेरी, है ना। गजे सिकंदरी चलाई सिकंदर लोदी ने। क्लियर। अब इसके बाद सिकंदर लोदी ने क्या किया, दो चीज़ थी जिस पे इसने बैन लगाए। एक तो ताजिया निकालने पर, जो मुहर्रम के महीने में निकलता है ना, आपने देखा होगा, जो आपके आसपास कोई मोमडन हो तो उनको भी पता होगा, ताजिया निकालते हैं मुहर्रम के महीने में, है ना। तो ताजिया निकालने पर बैन लगा दिया। दूसरा, इन्होंने मज़ार पर, महिलाओं की मज़ार पर जाने पर रोक लगा दिया। ठीक है, मज़ार का तो सबको पता होता है ना, जो मतलब एक धार्मिक लोग होते हैं, है ना, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी कब्र पर वो बना दिया जाता है, मज़ार बोलते हैं, जिनको ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, है ना, उनको कहते हैं कि वहाँ पे जाके दुआएं कबूल होती हैं। ठीक, तो सिकंदर लोदी ने किस चीज़ पर रोक लगाई, एक तो ताजिया निकालने पर, ताजिया। दूसरा, महिलाओं के मज़ार पर जाने पर, मज़ार पर जाने पर इन दोनों चीज़ों पर क्या होगी, रोक हो गई, है ना, जाने पर रोक। ठीक है, देखो एक तो होता है मतलब क्या, मज़ार, है ना, और एक होता है मकबरा। मकबरा मतलब जो उस टाइम पे जो राजा महाराजा बनते थे तो उनकी कब्र पर जो एक बिल्डिंग बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, मकबरा। लेकिन जो धार्मिक लोग मर रहे हैं, है ना, उनके लिए क्या बनाते हैं फिर, मज़ार। ये डिफरेंस होता है, उनके लिए क्या बनाते हैं, मज़ार बनाते हैं। क्लियर है। तो सिकंदर लोदी के बारे में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आगरा शहर की स्थापना और गजे सिकंदरी। ठीक, एक इसने सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से पत्रिका लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, कौन सी पत्रिका, गुलरुखी, गुलरुखी नाम से, गुलरुखी, गुलरुखी नामक पत्रिका किसकी थी, सिकंदर लोदी की थी, गुलरुखी नामक पत्रिका। क्लियर। और दूसरा, सिकंदर लोदी ने और क्या किया, जितने भी मतलब खाने की चीज़ें हैं, है ना, खाने की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया, है ना। बुक में मिलता है कि खादान पर टैक्स नहीं लगाया। खादान मतलब जो भी खाने की चीज़ें, फूड मटेरियल है, उन पर नो टैक्स, उन पर टैक्स नहीं लगाया। तो टैक्स किस पर नहीं लगाया, खादान पर, खादान पर टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, ये सारे काम किए थे सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का ही तो सब बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ये आगरा शहर की स्थापना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पैट वगैरह के एग्जाम तो इस साल भी आया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। इसके बाद अगला शासक बनता है इब्राहिम लोदी। अगला शासक कौन बनता है, इब्राहिम लोदी। इसके बाद अगला शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला शासक कौन बना, इब्राहिम लोदी। पिछले वाली पे कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा छोटा करके। ठीक, अगला शासक बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था, ये बेचारा, इसके मतलब कहते हैं ना कि इसको कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला, मतलब कुछ करता अपनी सल्तनत के लिए, इसको कोई मौका ही नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसके जो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो इसके घर के भेदी ने लंका ढा दी इसकी। कौन थे इनके चाचा भतीजे, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना हो। तो इब्राहिम लोदी से सबसे पहले आप समझो, देखो जैसे कि ये इधर से हो गया, इतना तो मिटा नहीं देते हैं, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दिल्ली, है ना, यहाँ पे होगा दिल्ली। दिल्ली से जो नीचे ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर था राणा सांगा।
यहाँ पर किसका राज था? राणा सांगा का। नाम सुना होगा सभी ने। यहाँ पे कौन था? राणा सांगा था। यहाँ पे राणा सांगा और यहाँ पे लोधी वंश, ठीक है। इसके बराबर में यहाँ पे पंजाब वाला एरिया होगा, है ना। तो पंजाब वाला एरिया भी किसके अंडर में था? दिल्ली सल्तनत के, है ना। क्योंकि सैयद वंश का भी आपने पढ़ा था, सैयद वंश का जो था खिजर खां, वो पंजाब का ही तो सूबेदार था। उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उसके बाद फिर उनको हत्या कर दी, ठीक है। फिर खुद शासक बन गया था। तो पंजाब वाला एरिया किसके अंडर में था? इन्हीं के अंडर में था, दिल्ली सल्तनत के। अब पंजाब का सूबेदार इब्राहिम लोदी ने बनाया था आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी को। उन लोगों का पंजाब पर कब्जा था, ठीक है, वहाँ के सूबेदार थे। और यहाँ पे कौन था? राणा सांगा। अब राणा सांगा की और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है 1518 ईस्वी में। इसको बोला जाता है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कौन सा? खतौली का युद्ध। 1518 में क्या हुआ? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध होता है। इसमें किस किस के बीच हुआ है? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इसमें विजय जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। राणा सांगा की जीत हुई, ठीक है ना। लेकिन ये कहते हैं कि थोड़ा ईगो वाला सा था, ये वाला जो युद्ध था ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुआ, है ना। तो इनमें क्या होगा? इनमें थोड़ी सी मुठभेड़, कहते हैं थोड़ी सी मुठभेड़ हो जाए, और सिर्फ मतलब ये कह सकते हैं कि ना तो इसका इनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ और ना ही इसका इनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ। बहुत छोटा सा युद्ध था, लेकिन कहते हैं कि मतलब लड़ाई तो स्टार्ट हो चुकी थी। अब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी कभी साथ तो रह नहीं सकते। फिर यहाँ पे जो ये थे, ये दोनों जो थे कौन? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी, दूसरा आलम खान लोदी। ये चाहते थे कि ये राजपाट ना हमें मिल जाए, है ना, राजपाट पूरा हमें मिल जाए। तो इनकी और इनकी तो दोस्ती, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इनकी तो दो दोस्ती पक्की थी, है ना। आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा सांगा तीनों साथ में मिल गई। फिर इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं, इधर जो एरिया हो जाएगा, इसको रेस करूँ क्या? इधर कैसे समझो? चलो यहाँ पे समझ लेते हैं ना। इधर कौन सा एरिया होगा? इधर होगा बांग्लादेश का। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो देखो, कितना बुरा है। चलो समझ लेंगे तो ठीक है। इधर देखो, ये जो है, हाँ ठीक तो है ना। अब समझो स्टार्टिंग से, यहाँ पे था दिल्ली, है ना, लोधी वंश। इधर वाला एरिया किसका था? इधर वाला था राणा सांगा का। यहाँ हो जाएगा पंजाब वाला एरिया। इस पे कब्जा किसका था? कब्जा नहीं कह सकते, मतलब इसने खुद से ही बना रखा था। किनको? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी को। अब ये दोनों कौन मिल जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे कौन था? राणा सांगा और यहाँ पे लोधी वंश, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? यहाँ था अफगानिस्तान, ये वाले एरिया में, है ना। ये वाले एरिया में अफगानिस्तान होगा, नीचे पाकिस्तान, थोड़ा ऊपर होगा वैसे तो, है ना, थोड़ा ऊपर होगा तो समझ सकते हैं ना अफगानिस्तान कहाँ है। तो यहाँ पर जैसे जब बाबर था, बाबर की अपनी कोई जगह थी ही नहीं, मतलब अपना कब्जा कहीं पे पर्टिकुलर उसकी कोई जगह जहाँ पे वो आराम से रह सके, ऐसा कुछ था ही नहीं। बाबर उस टाइम पे सोच रहा था अपना परमानेंट जगह कि जहाँ पे वो आराम से सुकून की सांस ले सके। तो बाबर जो था, बाबर यहाँ से उसका कहाँ का? तो फरगना का था। यहाँ पे क्या है? फरगना, है ना। बाबर कहाँ का था? फरगना का था। अब उसने सोचा कि मुझे ना काबुल को जीतना है। उसे काबुल बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। काबुल पहाड़ियों के बीच में है, काफ़ी अच्छी जगह है ना। अब तो खैर अफगानिस्तान में कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो कहाँ का था? फरगना का था। अब फरगना से उसकी क्या प्लानिंग थी कि मुझे काबुल को जीतना है। काबुल को जीतने से पहले ही कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा समरकंद, यहाँ पे समरकंद। फिर बाबर जितने समरकंद पहुँचता है, उधर फरगना में वो हो जाता है, मतलब कि विद्रोह शुरू हो जाता है। तो फरगना हाथ से गया,
समरकंद जीत लेता है, मतलब यहाँ से आया यहाँ तो पिछले वाला गया, फिर पहुँचता है काबुल, फिर काबुल को जीतता है तो समरकंद चला जाता है हाथ से, फिर समरकंद कोई और कब्जा कर लेता है। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही ये दोनों कौन, एक तो आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा, ये निमंत्रण किसको भिजवाते हैं, बाबर को, कि आप हमारे यहाँ आइए, इब्राहिम लोधी को टपकाइए और ये सारी जगह हमें दे जाइए। ठीक है, अब बाबर आया, है ना, बाबर आता, उसको तो चाहिए थी कोई जगह। जब बाबर आया यहाँ पे कब्जा करने के लिए, मतलब इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, तो ये तो हो गई घर के भेदी, इन्होंने सारी सीक्रेट जानकारी किसको दे दी, बाबर को दे दी, है ना, कि इतनी सेना है, इस टाइम पे आप आक्रमण करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा या फिर आराम से जीत सकते हैं, ये सब चीज़ें। और दूसरा राणा सांगा था सपोर्ट में, सारी चीज़ें बिल्कुल अपने पॉजिटिव वे में थी। फिर जब बाबर आया तो बाबर ने एक तो बारूद का यूज़ किया, उस टाइम पे इससे पहले किसी भी युद्ध में बारूद का यूज़ नहीं हुआ था। वैसे हम मुगल को पढ़ेंगे, इस चीज़ को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो सिर्फ हमें किससे मतलब है, लोधी वंश से मतलब है। तो फाइनली जब बाबर यहाँ पर आ जाता है, इब्राहिम लोधी को कुछ पता नहीं, बाबर आ गया, पंजाब पार कर लिया, इब्राहिम लोधी को कुछ पता नहीं, बाबर आ गया, पंजाब को क्रॉस कर लिया, पंजाब में अपनी सेना लगा दी और इसको पता नहीं, ठीक है, हरियाणा पहुँच गया, तब इब्राहिम लोधी को पता नहीं। जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इब्राहिम लोधी को पता चलता है कि बाबर आ गया है अपनी सेना लेकर और मुझ पर आक्रमण होने वाला है, ठीक है। तो ये जो युद्ध होता है, ये होता है पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में, बाबर, क्या कर रही हूँ मैं, बाबर और इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अब इसमें लोधी वंश तो बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि इब्राहिम लोधी मारा गया, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। पूरी दिल्ली सल्तनत में इकलौता शासक इब्राहिम लोधी था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। क्योंकि आप इससे पहले जो आपने सब जितने भी पढ़े हैं ना, सबको किसी न किसी षड्यंत्र से उसके सेनापति ने मार दिया, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया। लेकिन युद्ध के मैदान में मरने वाला इकलौता शासक कौन है, इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी है। अब बाबर जब यहाँ पर बैठ गया दिल्ली पर, अब बाबर ने देखा भाई यहाँ तो बहुत पैसा है, इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता, इतना पैसा मिला और इतनी खुशी हुई बाबर को ये जीतने के बाद। इसने चांदी के सिक्के बंटवाए, काफ़ी सारा, मतलब बहुत कुछ है इसके बारे में पढ़ने के लिए, वो मुगल में पढ़ेंगे। तो बाबर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब बाबर क्यों जाता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं था, ये गया, ये जीता तो ये गया, ये जीता तो ये गया, यही तो हो रहा था। तो बाबर को ये एक जगह मिल गई, अब तो इसका पूरा अधिकार था इस जगह पे। फिर चलते हैं राणा सांगा कि आप अब जाओ यहाँ से, आप ही जगह हमें दो। तो बाबर के पागल था, उसने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। फिर अगले साल कौन सा होता है, खानवा का युद्ध, किस किस में, राणा सांगा और बाबर में, है ना। खानवा का युद्ध जस्ट अगले साल 1527 में, ये तो 1526 में हुआ ना, 1526 में, ठीक है। कौन सा वंश आ गया फिर, मुगल वंश, मुगल वंश आ गया 1526 में। 1500 जस्ट अगले साल 1527 में कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में बाबर किसको ख़त्म कर देता है, राणा सांगा को। अब ये वाला एरिया भी किसका हो जाता है, बाबर का, मतलब मुगल वंश का। ऐसे करते करते काफ़ी आगे तक है, ठीक है। तो लोधी वंश हो जाता है ख़त्म, क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ना, जो दिल्ली सल्तनत हमने अब तक पढ़ी है, उसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मतलब कॉमन है, जिसको आपको एक बार में ही पढ़ना है, ठीक। अब वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो इसकी पूरी दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी। कहते हैं ना ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, भाषा क्या थी, भाषा थी फारसी, ठीक है। फारसी भाषा का यूज़ करते थे, फारसी भाषा थी। दूसरा पॉइंट होता है शिक्षा। शिक्षा के लिए मतलब क्या फेमस था, क्या जगह थी। जैसे कि जब हमने गुप्त वंश पढ़ा था, गुप्त वंश में क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, कुमार गुप्त ने बनवाई, तो वो थी मतलब शिक्षा के लिए एक फेमस जगह। दूसरे में फिर हमने पढ़ा था, जब मौर्य वंश पढ़ा था, मौर्य वंश में क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना, तक्षशिला फेमस जगह थी। फिर क्या पढ़ा, फिर जैसे पाल वंश था, पाल वंश में कौन सा था, विक्रमशिला, है ना, पाल वंश में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी।
अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जौनपुर। जौनपुर जो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। जौनपुर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो शिक्षा के लिए क्या फेमस था, जौनपुर। जौनपुर, और जौनपुर को उस टाइम पे क्या कहते थे, शिक्षा का सिराज। शिक्षा का सिराज कहा जाता था। सिराज मीन सिर का ताज, है ना, मतलब शिक्षा के लिए सिर का ताज था, सिराज था। ठीक, जौनपुर बहुत अच्छी जगह थी उस टाइम पे एजुकेशन के लिए। क्लियर। अब देखते हैं हम कि वेतन किस तरह से दिया जाता था। वेतन भी 3 टाइप से दिया जाता था उस टाइम पे। अब देखो वेतन के लिए, वेतन में हम इसमें 3 शासक का जिक्र पढ़ेंगे, जिक्र होगा। एक तो हो गया इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा हो गया फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये हो गए 3 शासक। अब वेतन के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी। आपको याद होगा इक्ता व्यवस्था। इक्ता का मतलब क्या होता था, जैसे हमने एंसेंट में पढ़ा था सामंती व्यवस्था, वैसे ही क्या थी, इक्ता व्यवस्था। इट मीन्स कि वेतन के बदले जमीनें देना, वेतन के बदले जमीनें देना। तो इन्होंने क्या चलाई थी, इक्ता व्यवस्था। इसमें क्या था, वेतन के बदले जमीन। ठीक है ना, वेतन के बदले जमीन, मतलब कि इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था चलाई थी। क्लियर। अब जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आता है तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ चेंजेस करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनको नगद वेतन देना स्टार्ट किया, मतलब इक्ता व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब से पहले ज़मीनें दे रहे हैं, अब कोई ज़मीन ना दे के उसको सैलरी देने लगे, मतलब पैसे देने लगे, तो वो वाला जो टाइम था, वो वाला व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गई। तो इक्ता व्यवस्था क्वेश्चन आता है, इक्ता व्यवस्था को ख़त्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ख़त्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन देना शुरू किया, मतलब सैलरी देनी स्टार्ट की। और ये जो सैलरी देता था, ये देता था ईयरली, वार्षिक। ठीक है, सैलरी कैसे देता था, ईयरली देता था। फिर जब फिरोज शाह तुगलक का टाइम आता है, फिर फिरोज शाह तुगलक थोड़ा और अपडेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने भी सैलरी दी। अब इक्ता व्यवस्था तो पहले ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने जो सैलरी दी, इन्होंने दी मंथली। इन्होंने सैलरी कैसे दी, मंथली दी। ठीक है, इन्होंने सैलरी दी मंथली, इन्होंने दी ईयरली। जब हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, हमने सेना की व्यवस्था पढ़ी थी कि सेना के लिए वेशभूषा चलाई, सेना के लिए घोड़ा दागने की व्यवस्था चलाई, और तीसरा सेना को नगद वेतन दिया। ठीक है, नगद वेतन कैसे दिया, सालाना, मतलब ईयरली वेतन दिया। क्लियर। वेतन के बारे में एक और चीज़ आती है कि एक तो मकबरा, है ना, मकबरा निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने। याद है ना, इल्तुतमिश ने अपने बेटे का मकबरा बनवाया था, जो सबसे बड़ा बेटा था नसरुद्दीन, है ना। उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने पहला मकबरा बनवाया। तो मकबरा निर्माण किसने करा, इल्तुतमिश ने। इसको भी अलग ही समझो, मकबरा को भी एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, मकबरा। अब आ जाते हैं मकबरे पे। मकबरा, है ना, मकबरे की स्टार्टिंग किसने की, इल्तुतमिश ने। स्टार्ट इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा किसने बनवाया था, बलबन ने, है ना। दूसरा नाम किसका आता है, बलबन ने। बलबन को उलूग खां की उपाधि मिली थी ना, बलबन ने शुद्ध इस्लामिक ठीक है, बलबन ने शुद्ध इस्लामिक पद्धति का क्या बनाया, मकबरा बनवाए थे। क्लियर। एक आता है कि मेहराब। अब मकबरा का तो समझ गया मकबरा होता क्या है। ठीक, एक होता है मेहराब होता है, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल की शेप होती है। घोड़े की नाल की शेप में क्या बनाते हैं हम, दरवाजों की वो बनाते हैं शेप, है ना। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी जैसे मस्जिदें होती हैं
या फिर मोमडन्स का कुछ भी ऐसा होगा, जैसे वो होता है नमाज पढ़ते हैं जिसपे जा नमाज, उसके ऊपर भी ये वाली शेप बनी होती है ऐसे, ये वाली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो मेहराब, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये बहुत फेमस है, अब भी हर चीज़ें इसी शेप की होती है ना, मस्जिदों के दरवाजे आपने देखे होंगे इसी शेप के होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेहराब की स्टार्टिंग किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की थी? जब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। तो अलाई दरवाज़ा किस शेप का है? मेहराब की शेप का, ठीक है ना, इस शेप का है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। दूसरा मेहराब हो गया। फिर भाषा पढ़ ली हमने, हाँ नहीं, ठीक है, ये हो गया मेहराब। इसके बाद एक चीज़ और आती है, एक होली का त्यौहार है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने तब नहीं बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में होली का त्यौहार मनाता था, ठीक है ना, इसको बस ऐसे याद कर लेना। होली का त्यौहार बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में। अब सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो। जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी होगी ना, वो सोच रहे हैं कि अमीर खुसरो के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। अब पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो, इसको तो इरेज कर दो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो थे वे दरबारी कवि थे उस टाइम पे, ठीक है। अमीर खुसरो क्या थे? दरबारी कवि थे उस टाइम पे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आपने निजामुद्दीन औलिया का जिक्र 2 बार सुना, ठीक है। एक तो जब वो गयासुद्दीन तुगलक वहाँ गए थे बंगाल अभियान के लिए, तो उनको क्या बोला था? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसका हिसाब मांगा, तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला? महाराज मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ठीक है। दोनों किसने बोला था? ये निजामुद्दीन औलिया ने। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो 7 राजाओं के दरबारी कवि रहे, 7 राजाओं के दरबारी कवि रहे। कहाँ से कहाँ तक? बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। बलबन से लेकर कहाँ तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक। मोहम्मद बिन तुगलक तक टोटल कितने? 7 राजा। 7 राजाओं के लगातार दरबारी कवि रहे थे। मतलब ऐसा है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक से पहले गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी रहे होंगे अमीर खुसरो। अब राजा जब चेंज हो गया तो अमीर खुसरो, ये थोड़ा ना कि अमीर खुसरो को उठा के भगा देगा, ठीक है। वो तो बेचारे अच्छे इंसान थे, सबने अपने दरबार में रखा, ठीक। तो अमीर खुसरो ने जो बुक लिखी उसका नाम है तारीख़ दिल्ली। तारीख़ दिल्ली, जैसे आपको लग रहा होगा एक और नाम तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किसकी थी? अलबरूनी की, मैंने पढ़ाया था अलबरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ पढ़ाया था। तो अलबरूनी की क्या थी? तहकीक हिंद। और इनकी क्या है? तारीख़ दिल्ली। क्योंकि ये दिल्ली के बारे में तो लिखेंगे भाई, दिल्ली सल्तनत के दरबारी कवि हैं तो दिल्ली के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या लिखा? इनकी बुक थी तारीख़ दिल्ली। तारीख़ दिल्ली, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या था? तारीख़ दिल्ली। और अमीर खुसरो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। तोताए हिंद, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जो वो होता है ना सितार हो गया और तबला हो गया, उसके जो मतलब जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ये क्लियर। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 7 राजाओं के दरबार में रहे। तारीख़ दिल्ली इन्होंने बुक लिखी, उनको तोताए हिंद कहा जाता था। यही इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में जितने हमने राजा पढ़े, है ना, जितने हमने राजा पढ़े,
उन सारे राजाओं में सिर्फ इकलौता राजा है फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी, है ना। उसका नाम है फतुहात फिरोज शाही। क्या नाम है? फतुहात फिरोज शाही। आत्मकथा, आत्मकथा किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। नाम क्या था? फतुहात फिरोज शाही। फतुहात फिरोज शाही। बस हो गई, फतुहात फिरोज शाही, ठीक है ना। क्या थी? फतुहात फिरोज शाही। और ये जैसे हमने डिपार्टमेंट पढ़े थे इतने सारे, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, दीवान इंशा, दीवान आरिज, दीवान रियासत, है ना, और क्या था? दीवान आरिज, है ना, दीवान वजारत। ये 4 विभाग थे। एक विभाग था जो सारे उसमें कॉमन चला, ठीक है, जो धार्मिक काम को देखता था, उसका नाम था दीवान रिसालत। क्या नाम था? दीवान रिसालत। दीवान रिसालत। दीवान रिसालत। दीवान रिसालत किसके लिए था? धार्मिक मामलों को देखने के लिए, धार्मिक मामले, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी ऐसी जो थोड़ी मतलब सारे उसमें कुछ कॉमन थी, कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक थी। तो ये अब हमारा दिल्ली सल्तनत बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब एक चीज़ और, जैसे कि हमने जब दिल्ली सल्तनत को हमने कंप्लीट किया तो मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 2 चीज़ें हुई थी, एक तो 1336 और दूसरा 1347, ठीक है। 1336 में क्या हुआ था? वो क्या कहते हैं उसको, 1347 में बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य। ये 2 चीज़ें अलग हो गई थी, ठीक है, ये 2 अलग हो गए थे। तो हमें मुगल स्टार्ट करने से पहले हमें इसको पढ़ना है, वरना मुगल एक बार स्टार्ट किया तो उसमें फंस जाएंगे, काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? विजयनगर। क्लियर? ये सब क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम ना अब एमटेस का भी बैच स्टार्ट करेंगे, है ना। हिस्ट्री तो जैसे आपकी चली ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी, तो एमटेस बैच के लिए हम जीएस भी पढ़ाएंगे, है ना। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना, ठीक। उसमें हम जीएस पढ़ाएंगे और फिर मैं सोचूँ उसमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो या फिर अगर किसी को दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट कराना हो जीएस का कोई, तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे पढ़ना है विजयनगर, ठीक है। एमटेस के लिए ज़रूर कोई कमेंट करना आपको अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कराना हो। वैसे इकोनॉमिक्स चाह रही हूँ मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सब्जेक्ट छोटा है और अच्छा भी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। हिस्ट्री जैसी चल रही है वैसी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कम से कम हमारे सब्सक्राइब करा दो 1000 तो।